जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। और दोस्तों, आप लोगों के अंदर जो हिम्मत है उसको बरकरार रखिएगा, हिम्मत नहीं टूटने दीजिएगा। दोस्तों, अपने आप से वादा करिए कि हम मंजिल को हासिल करेंगे और इसी के जोश के साथ आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कहानी स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग सेट नंबर यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट नंबर है दोस्त आज 27। हम लोग 27 सेट करने जा रहे हैं और मैं पूरा उम्मीद करूंगा, विश्वास करूंगा कि आपको हर एक सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आप लोग तैयार हैं? पेन पेपर लेकर जल्दी से आप लोग बैठ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं और इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा लास्ट में, जिसका जवाब आपको देना होता है दोस्तों। तो प्रयास करिए आप लोग उसका आंसर जरूर करें। ठीक है साथियों, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। आइए दोस्तों, सभी लोग आंसर करके बताएंगे क्या होगा इसका सही। जल्दी जल्दी लगाइए दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग सवाल को हल करेंगे। सवाल को हल करके आंसर बताइए दोस्त, क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए, इसमें क्या बोला गया है इस प्रश्न में? इस प्रश्न में कहा गया है कि एक कार का विक्रय मूल्य 3675 रुपए है। यदि कार को 65% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य बताइए। कार का क्या बताना है मित्रों? कार का बताना है यहाँ पर अंकित मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइज। क्या बोलते हैं साथियों? मार्क प्राइज बोलते हैं। चलिए, हमेशा जो छूट मिलता है वह अंकित मूल्य पर मिलता है, इस बात को आप लोग जान लीजिए। छूट किस पे मिलता है दोस्तों? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। और जब हम छूट अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो क्या निकलता है? वह विक्रय मूल्य निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? वह विक्रय मूल्य निकलता है। क्लियर है? चलिए, तो अंकित मूल्य क्या है हम मान लेते हैं। अंकित मूल्य मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य ये हो गया। ठीक है, और इस पे यहाँ पर 65% का छूट दिया गया है। तो भैया 65% का छूट दिया गया तो बेचा गया कितने में? आप बताएंगे सर 35% पर इसको बेचा गया है। 35%, क्योंकि जो मार्क प्राइस है वह 100% है, तो इसका 35% पर बिका है। लेकिन सर बिका है कितने में? तो ये बिका है भैया 3675 रुपए में। 3675 रुपए में बेचा गया है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट हो बताइए। देखिए, यहाँ से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 7 35, 1 बचेगा, हो जाएगा 17, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 बचे 25। 7 से काट देंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 एकम 7, 0 7 पंजे 35, 105 बार में कट जाएगा। और 100 का गुना कर देंगे 105 में, तो मार्क प्राइस दोस्त हो जाएगा यहाँ पर 105 के बाद 00, 105 के बाद 00। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन देख सकते हैं, यह ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है दोस्तों। दूसरा जो विकल्प है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताएंगे सर। इस सवाल में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में, जहां भी दिक्कत होती है तुरंत आप लोग कमेंट करिए। और आप लोगों से मैं एक निवेदन करता हूं साथियों, वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं, वास्तव में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो इसे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपना छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इतना काम आप लोग कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है भैया, चले आगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। देखिए सर, आप लोगों का जो एक लाइक होता है ना, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं सर, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चाहे आपको
आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है तो हमें नहीं पता है। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट में जब तक अपना सुझाव नहीं देंगे साथियों, तो हम तब तक कैसे जानेंगे। लेकिन मैं अपने तरफ से प्रयास यही करता हूं कि बेहतर हो, आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझा पाऊं। ठीक है सर, तो आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ये अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, ये बोर्ड मास का सवाल है दोस्तों। बोर्ड मास के सवाल को कैसे हल करना होता है आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमने हर वीडियो में इसका डिस्कशन कर रखा है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा, लगाइए सर, इसका आंसर कीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए, सबसे पहले सर इसमें हम करते हैं बी मतलब ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट तो है नहीं, मतलब कोष्टक तो है नहीं। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ माने का। इसके बाद हम का को हल करते हैं। का मतलब होता क्या है, का का मतलब होता है साथियों गुना। का का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो जहां का है, जिन अंकों के बीच में का लगा है उनका गुना कर देंगे। जैसे यहां पर देखिए, यहां 4 और 3 के बीच में का है, तो 4 और 3 का गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो 12 हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी का लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 दूना 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इसके बाद डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देखिए यहाँ पर 12 में 12 से भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो 1 हो गया, 1 यहाँ तक तो 1 हो गया। अब ये बचा है माइनस बचा है। ठीक है भाई, माइनस बचा है। और यहाँ ऑफ के बाद डिवाइड होता है, डिवाइड के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप 6 मल्टीप्लाई बाई 30, तो इसका गुना करेंगे 6 तियाँ 18, यानी 180 हो जाएगा। यहाँ से 180 हो गया। अब प्लस इधर क्या है 75, प्लस क्या है 75, और फिर प्लस यहाँ पर क्या है दोस्त 88 है, 88 हो जाएगा। बस इसी को हल कर दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए आप यहाँ से दोस्तों 75 प्लस 1 76, इसमें 76 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 6 8 7 15 के 5 हासिल का 1 1 1 2 हो जाएगा। 88 इसमें से घटा देंगे, यहाँ पर 88 यहाँ से घटा देंगे, तो 88 घटाइए, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 168 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना होगा सर, 168, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है सर, आप लोग समझ पा गए, समझ में आ गया आप लोगों को सवाल, कोई दिक्कत यहां पर। चलिए, आप लोग भी सवाल को हल करते रहें, आंसर आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहें दोस्तों, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, इसको लगाइए। देखिए सर, क्या है कि आप सवाल अगर आप लगा रहे हैं तो प्रयास करिए कि 30 से 40 सेकंड के बीच में आप सवाल को हल कर पाएँ। ठीक है, कैलकुलेशन इतना फास्ट करना है साथियों, तब जाके आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि देखिए बहुत ही जो कंपटीशन बहुत हाई हो गया है मित्रों, कंपटीशन में आगे वही जा सकता है जिसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो, क्योंकि गणित में कैलकुलेशन करना है, रीजनिंग में माइंड लगाना होता है, बाकी तो कहीं कैलकुलेशन है नहीं। तो गणित को आप इतना मजबूत बनाइए ताकि आपको सवाल देख के आंसर दिखाई दे साथियों। और इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी होती है, चीज़ों को समझनी होती हैं कि आप कैसे कैसे क्या क्या करके आप सवाल को छोटा कर सकते हैं, कौन सा इसमें अप्रोच लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। ये सब के सब कहाँ मिलती हैं, ये सब प्रैक्टिस से मिलती है दोस्तों। इसलिए प्रैक्टिस वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रैक्टिस करते रहिए और समझते रहिए। और हाँ, बहुत जल्द ही देखिए, हमें हर वीडियो में कहता हूं, कहना नहीं चाहिए, मैं चैप्टर वाइज भी आप लोगों के लिए यहां पर उपलब्ध कराने वाला हूं। 1-2 दिन की बात है दोस्तों, 1-2 दिन में भली भांति से आपको एसएससी जीडी के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी के लिए चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लास मैं यहाँ पर अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी चीज़ें संभव हो पाएंगी दोस्त। इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, शेयर करिए,
ठीक है भैया, तभी हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं हैं। हम आपके वजह से हैं, तो आपका सपोर्ट हमें आवश्यक है दोस्तों, इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए हमारा। बाकी जो भी चीज़ें हैं हमारे ऊपर छोड़िए, कैसे आपको समझाना है, कैसे कैसे प्रश्न लेने हैं, वो सब के सब हम बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर। आप लोगों का आंसर आ गया होगा। जब किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री 60% बढ़ जाती है। बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा? बिक्री पर क्या बताना है? शुद्ध प्रभाव क्या होगा? देखिए दोस्त, जब मूल्य में 40% की कमी, भाई पहले 40% का मतलब क्या होता है? 2/5 होता है, 2/5। पहले उसका मूल्य क्या था? 5 था। अब 2 की कमी हो गई तो क्या हो गया? अब 3 हो गया मूल्य। 2 की कमी होने के बाद ही उसका मूल्य क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो बिक्री 60% बढ़ जाती है। 60% का मान क्या होता है? 3/5 होता है। 3/5 यानी पहले उसकी बिक्री 5 होती थी, अब कितनी होती है? 3 बढ़ रही ना दोस्त, तो 5 3 8 हो जा रही है। बात समझ पाए? कोई दिक्कत यहां तक? पहले मूल्य था कितना? पहले मूल्य था 5, अब घट कर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, और पहले जो बिक्री होती थी, पहले वो 5 होती थी, लेकिन अब क्या हो रही है? 8 हो रही है। तो पैसा भी प्रभाव पड़ेगा पैसा के ऊपर। पहले कितना खपत होता था, यहां से पैसा कितना लगता था, खर्चा कितना होता था? 5 × 5 = 25, 25 खर्चा होता था पहले 25 खर्चा होता था। अब 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, अब 24 खर्चा होता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बिक्री पर? प्रभाव क्या पड़ेगा उसकी बिक्री पर? देख लीजिए, प्रभाव एक का पड़ा है किस पर? 25 पर, 25 पर गुना में 100, गुना में 100, तो 25 × 4 = 100, 4% का क्या हुआ है दोस्त? प्रभाव। अब प्रभाव में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? प्रभाव में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? भाई पहले 25 रुपए में 25 रुपए का बिकता था, अब बिकता है 24 रुपए में, तो नुकसान हो गया। प्रभाव में क्या हुआ? कमी हुआ, वृद्धि नहीं हुआ, कमी हुआ। तो 4% की कमी होगी, 4% की दोस्त क्या होगी? कमी होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, और ये भी आप जान लीजिए ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। तो ये जो पिछला साल हुआ है 2024 में जो लास्ट पेपर हुआ है, ये वही प्रश्न है, वही पेपर है दोस्त। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चक्कर में ना पड़ेंगे कि भैया पेपर में क्या ऐसे सवाल आएंगे। सर बिल्कुल आएंगे, आप खुद देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न बने थे और यही प्रश्न बने थे, इस बार भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। पेपर में छपने वाले प्रश्न है दोस्त। अंक बदलेगा, मेथड यही रहेंगे। अंक बदलेगा दोस्त, मैं नहीं कहता कि अंक यही छपेगा, नहीं, लेकिन जो इसका मेथड होगा, तरीका होगा, वह वही रहेगा, वह नहीं बदल सकता है। इसलिए प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का ही प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूं ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है भाई, चलिए बाकी आपके ऊपर है आप कितना ले पाते हैं। आइए यहां पर अगला प्रश्न है, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 1050 और 900 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए भाई, यहां पर देखिए, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य यहां पर कास्ट प्राइस। विक्रय मूल्य क्या है दोस्त? तो विक्रय मूल्य यहां पर 1050 है, 1000 क्या है? 50 है। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? यहां से 900 हो जाएगा, 900 हो गया। ठीक है, इसका निकाल देंगे आप रेशियो, रेशियो निकाल दीजिए। यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 18 5 90, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 1 5, 3 से काटिए 3 7 21, 3 6 18, 6 का सामान 7 में गया, 6 का सामान 7 में गया, कितने का लाभ हुआ? 1 का। किस पर? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 1/6 हो जाएगा।
गुणा 100, गुना में क्या आ जाएगा 100। 1/6 का मतलब होता है दोस्तों 16.66%, 16.66%। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, 16.66%। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? एक बार थम्स अप कर दीजिए। जितने भी भाई लोग हमारे देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप करके बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत क्या है इसमें। इस सवाल में अगर आपको कोई दिक्कत हो आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखिए दोस्त। और देखिए आप लोग जब आंसर करते हैं दोस्त कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि आप जब भी आंसर करिएगा तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिए आंसर, कौन सा विकल्प सही है। कुछ लोग क्या करते हैं, आंसर बताते हैं कि ए सही है बी सही है, लेकिन यह नहीं पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसके बाद उसका आंसर लिखिए। ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आइए, ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इसमें क्या कहा गया है, यदि 8,000 रुपए की राशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक संयोजित होता है क्रमशः 800 और 880 रुपए हैं, प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ष क्या बताना है दोस्त, ब्याज की दर बतानी है, ब्याज की क्या बतानी है, दर। ठीक है भाई, ब्याज की यहाँ पर क्या बतानी है, दर बतानी है। देखिएगा देखिए दोस्तों, यहाँ पर मूलधन की बात करें तो मूलधन 8,000 रुपये दिया गया है, पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया गया है 800 और 880 रुपये, जो कि ब्याज कैसे लगता है तो वार्षिक संयोजन है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बतानी है। तो यहाँ पर मूलधन का कोई रोल नहीं है दोस्तों, मूलधन नहीं रहेगा तब पर भी लगा लेंगे हम। देखिएगा कैसे भाई, पहले साल क्या था 800 था, दूसरे साल क्या हो गया 880 हो गया, कितना बढ़ गया 80 बढ़ गया, किस पर 800 पर, क्योंकि देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये क्या हो जाएगा, इस पर ब्याज लगा, इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ से दोस्त क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 2 जीरो कैंसिल, 8 नियम 80, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 10% हो जाएगा। ठीक है, 10% हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 10% होगा। कितना होगा सर, 10%। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने यहाँ पर प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 एक बार पढ़ लीजिए सवाल को ध्यान से और समझिए दोस्त क्या करना है इसमें, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, क्या करना है आंसर बता दीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको 11 के विभाज्यता का नियम जानना चाहता है। कोई भी संख्या 11 से कब कटती है ये नियम होता है दोस्तों, कैसे पता करते हैं समझिए। जैसे अगर हम बात करें 3, 7, 5, 8, 2, अब ये संख्या लिख दी है हमने 37,582। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यह 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 11 के विभाज्यता का नियम कहता है कि देखिए पहले वाला उठाइए 3, एक छोड़ दीजिए, एक से छोड़ के, फिर 5, फिर 1, यहाँ पर 2, पहले वाला उठाइए, पहले को उठाइए, फिर एक छोड़ के दूसरा उठाइए, फिर एक छोड़ के, ऐसे उठाते रहिए और इनको क्या कर देंगे, जोड़े देंगे, तो क्या हो जाएगा 5, 3, 8, 2, 10, 8, 2, 10, 10 हो गया। इसके बाद ये वाला जो छोड़ा गया है उसको जोड़ेंगे, 7 और 8 15, 7 8 7 15, इनका लेना है अंतर, अंतर हमेशा ज़्यादा में से कम घटाते हैं, तो इसका डिफरेंट निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। अगर इनका अंतर, अगर दोस्त इनका अंतर
0 आ गया, या फिर 11 आ गया, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ गया, तो वह संख्या 11 से विभाज्य है। अगर नहीं आया तो विभाज्य नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, इसका अंतर क्या आया, 5 आया, 5 आ गया, तो ये संख्या विभाज्य नहीं है। ये जो संख्या हमने लिखा है यह 11 से विभाज्य नहीं है। चीज़ें समझ पाए आप? बताओ भैया। देखो भाई, जब तक आप शिद्दत से नहीं समझेंगे, इधर उधर मन भटकाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा समय की बात है दोस्त, यहाँ पर ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो अच्छी बात है। अभी ये चीज़ समझ में आ गया। अब यही रूल अप्लाई करने हैं ऑप्शन में। यही रूल क्या करना है आपको, अप्लाई करनी है कहाँ पर, ऑप्शन में। तो ऑप्शन में अप्लाई करके बताइए कौन सा विकल्प इसका सही होगा। 11 से कौन विभाज्य है? देखिए यहाँ पर 1 + 4 5 हो जाएगा, और 4 + 2 6 हो जाएगा। डिफरेंट क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो ये तो 11 से नहीं कटेगा। यहाँ पर 9 9 18 हो जाएगा यहाँ से, और 6 1 7 हो जाएगा यहाँ से। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 7 18। तो जो दूसरा विकल्प है यह तो कट रहा है। ठीक है, यह 11 से कटेगा, ये 11 से दोस्त कटेगा, बाकी कोई भी विकल्प 11 से नहीं कटेंगे। क्लियर है? ठीक भाई, कोई समस्या है तो बताइए। केवल और केवल दूसरा जो विकल्प है वही 11 से कटेगा, इसके अलावा कोई भी विकल्प यहाँ पर 11 से नहीं कटेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर 11 से विभाज्यता का नियम आया, हो सकता है 3 से आ जाए, 9 से आ जाए, 7 से आ जाए, 13 से आ जाए। तो ये सब सभी के नियम होते हैं। सबसे पहले बताइए 2 से कोई संख्या कब कटती है? जब यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो। ठीक है, 4 से यूनिट और टेंस डिजिट, इकाई और दहाई संख्या कटनी चाहिए 4 से। 5 से कोई संख्या तभी कट सकती है जब इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो। ठीक, 7 का नियम अलग होता है दोस्तों। ठीक है, उसका बताना पड़ेगा। बाकी 8 का इकाई दहाई सैकड़ा का अंक कटना चाहिए 8 से। 9 का अंकों का योगफल 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, ये सभी के सभी नियम होते हैं दोस्त, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, ये प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इसका आप लोग आंसर करके बताएंगे क्या होगा। देखिए, अरुण को वरुण से 20% कम अंक मिले, राजू को वरुण से 30% अधिक अंक मिले। यदि राजू को 40 अंक मिले हैं तो अरुण के अंक कितने हैं? देखिए, एक अरुण है और एक कौन है, वरुण है। अरुण को वरुण से 20% कम, 20% का मतलब 1/5। यदि वरुण को अंक 5 मिलते हैं तो एक कम मिलता है किसको, अरुण को, यानी 4 मिलते हैं। ठीक, राजू को वरुण से 30% कम, तो यहाँ पर एक राजू भी है। वरुण से 30% कम, 30% का मतलब होता है 3/10। यदि वरुण को 10 मिलते हैं अंक तो इसके कितने मिलते हैं, 3 कम मतलब 7 मिलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ जो जगह खाली है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जगह जो खाली है, इसको भरने के लिए कौन आएगा, और यहाँ पर जो जगह खाली है इसको भरने के लिए कौन आएगा? तो यहाँ पर तो 5 आएगा। ठीक, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 10 चला जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर 10 लिख देंगे। जो कटने लायक होगा काट देंगे। जैसे देखिए यहाँ से 5 5 5 सब में है कटेगा, ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ से 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्त 7। यहाँ पर बोला गया है कि यदि राजू को 140 अंक मिले, राजू को कितना मिला है 140, तो 7 का मान क्या है दोस्त, 7 का मान 140 है। कितना गुना है, 20 गुना है। ठीक है, तो अरुण के अंक कितने हैं, तो अरुण का पूछा गया है, अरुण भी क्या हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। यहाँ पर भी यह 20 गुना हो जाएगा।
तो 8 दूनी 16, 160 अंक हो जाएगा। ठीक है भाई, 160 अंक किसके हो जाएंगे? अरु के। ठीक है, 160 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी बताइए भैया, चलें आगे। आइए सर, अगला प्रश्न आपके सामने लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ गया है और इसको आप लोग लगाइए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर तथा आधार की संगत ऊंचाई आधार की लंबाई का 1/3 है। देखिए दोस्त, आधार बेस यहाँ पर दिया है कितना? 12। बेस क्या है दोस्त? यहाँ पर आधार जो है वह 12 दे रखा है, 12 दे रखा है। लेकिन संगत ऊंचाई हाइट क्या दिया है? वो कहा कि उसका जो आधार 12 है उसका 1/3 है। 1/3 मतलब 1/3 का मतलब क्या आ जाएगा? 3, सॉरी 1/3 यहाँ पर है, ये 1/3 है दोस्त। ठीक है, 1/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 चौको 12, 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये होता है 1/2। बेस आधार क्या है? 12 है, हाइट क्या है? 4 है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मित्रों इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर है। कोई दिक्कत समझ में आया? चलेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न नंबर 9 पर आ चुके हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्त। 9वां प्रश्न आपके सामने आ गया है, इसका जवाब दीजिए। देखते हैं आप लोग क्या पढ़े हैं अब तक, कैसी तैयारी हो गई है आप सभी की। 2 दिनों की बात है दोस्त, 2 दिनों में मैं विधिवत तरीके से यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। हर एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं सभी के सभी बिल्कुल फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों। और यकीन मानिए ऐसा क्लास मैं लेकर आऊँगा जो YouTube पर अभी तक पहला होगा। ठीक है, सिलेक्शन वाली क्लास होगी दोस्तों, और सवाल जो होंगे बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होंगे। बस आप लोग वीडियो को शेयर करिए, पहुंचाइए उन लोगों तक जिनका सपना है SSC GD सिलेक्शन लेना है दोस्तों। माता पिता का जो सपना है उसको पूरा करना है, उन लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। देखिएगा, इसमें कहा गया है यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुएं 30% हानि पर बेची जाती हैं तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? कुल लाभ प्रतिशत यहां पर पूछा गया है, क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां पर दिमाग क्या लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस और यही सोचना है यहां पर कि जो टोटल वस्तुएं थी वह कितनी थी? 100% थी। 100 का 80% निकाल दीजिए, यानी 80 वस्तुएं ऐसी रहीं जिनको 20% के लाभ पर बेचा गया। भैया रे, 80 वस्तु ऐसी थीं जिनको 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो 120% पर बेचा गया है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? टोटल जो वस्तु थी कितनी थी? 100। ये टोटल वस्तुओं की संख्या है 100। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 2 0 कैंसिल, 12/96, यानी 80 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो 96 रुपये में बेचा गया है। 100 वस्तुएं टोटल थी, 80 वस्तुओं को बेचा गया 20% लाभ पर, तो शेष वस्तु बचे कितने? आप कहेंगे भैया शेष वस्तु तो 20 बचे हैं, 20 बचे हैं। अब इसको बेचा जा रहा है 30% की हानि पर, यानी कितने में बेचेंगे? आप कहेंगे सर जी इसको 30% की हानि मतलब 70% पर बेचेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 14 रुपये में यहाँ पर बिक रहा है। क्लियर है? अब देखेंगे दोस्त यहाँ से टोटल कितने में बेचा गया है दोनों मिलाकर, तो यहाँ से 6 4 10 और 9 1 10 1 11 है, 110 रुपये में बेचा जा रहा है। आप बताइए 110
में बेचा गया। एक 100 वस्तुएं थी, एक वस्तु का दाम 1 रुपये है तो 100 वस्तु का दाम 100 रुपया होगा। और 110 रुपये में बेचा गया तो कितने का फायदा हो गया? 10 का फायदा हुआ। लाभ कितने का हुआ? 10 रुपये का यहाँ पर लाभ हुआ है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है 100 रुपये पर, गुना 100, ठीक है। तो 100 से कैंसिल, 10% का क्या होगा? फायदा होगा। 10% का दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और वैसे भी समझिए कि 100 पर जितना होता है, 100 से अगर ज़्यादा है तो लाभ, 100 से कम है तो हानि। लाभ और हानि हमेशा 100 पर होती है। अगर 100 से ज़्यादा है तो लाभ है, 100 से कम है तो हानि है। क्लियर? 10% इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत परेशानी है दोस्तों? बताएंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। और अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 10वां आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने दिया गया है दोस्तों। इसका उत्तर क्या होगा बताएंगे एक बार। सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे। साथियों, आप लोगों के कमेंट का मैं इंतज़ार करता हूं। और जो लोग आंसर करते हैं दोस्त अच्छे होते हैं, और जो नहीं करते वो भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग आंसर करते हैं दोस्त कहीं ना कहीं अपनी तैयारी के प्रति वो लगन में हैं, अपनी तैयारी को लेकर वह एक रेगुलर बने हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी सबके साथ चलिए और सबको देख कर चलिए दोस्तों, कौन क्या कर रहा है। हाँ, लेकिन जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, गलत चल रहे हैं, उनको नहीं फॉलो करना है। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। बाकी चलिए, हम तो साथ दे रहे हैं आप लोगों का। देखिए, एक दुकानदार ने अपने सामान का विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि 20% छूट देने के बाद भी 28% का लाभ होता है। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए दोस्तों, छूट हमेशा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। कितने की छूट देने की बात किया यहाँ पर? 20% छूट। 20% छूट मतलब हुआ कि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी उसका अंकित मूल्य 5 था तो 20% का मतलब 1/5 होता है। 5 अंकित मूल्य था, 1 छूट दिया तो बिका कितने में? वो बिका है यहाँ पर 4 अनुपात में, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इसके बावजूद भी उसको 28% का लाभ होता है। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर यानी 28% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 7/25 होता है। 7/25 यानी यहाँ से हम कहेंगे क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य यहाँ पर 25 था तो लाभ कितने का हुआ? 7 का। तो बिका कितने में? 7, 5, 12 यानी 32 अनुपात में बिका है, ठीक है। 32 अनुपात में बिका है। अब इसी को हल कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर दोस्त आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 32, ठीक। लास्ट में आपसे पूछा है यहाँ पर क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? क्रय मूल्य अंकित मूल्य से, यानी विक्रय मूल्य का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, विक्रय मूल्य को नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए काटेंगे, यहाँ पर 4 से काटिए, 4 8 32, 5 से काटेंगे 5 5 25, यानी अंकित मूल्य 8 है तो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य 8 है दोस्तों, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य क्या है? 5 है, ठीक है। तो 5 क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य 8 है। कितना ज़्यादा यहाँ पर अंकित किया गया है? 3 किस पर? 5 पर, गुना 100। 5 से काटेंगे 20 5 100, अब 20 3 60। तो कितना परसेंट ज़्यादा अंकित किया है दोस्तों? 60%, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 60% इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आए दोस्तों आप लोगों को सवाल? आगे चलें। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके सामने है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। प्रश्न नंबर 11वां दोस्तों आपकी स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कमेंट करेंगे दोस्तों, बताएंगे। देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 900 रुपये और 4 वर्ष में 1080 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर बताइए क्या होगा।
क्या बताना है दोस्त, यहाँ पर आपको बताना है ब्याज की दर। देखिए ब्याज की दर बताना है। यहाँ पर 2 साल में कितना हो जा रहा है, तो 2 साल में सर यहाँ पर 900 रुपये हो जा रहा है साधारण ब्याज के हिसाब से। यहीं पर हम बात करें अगर 4 साल में, तो 4 साल में कितना हो जा रहा है, 1080 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अंतर निकाल दीजिए 2 साल में कितना बढ़ा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 2 साल में कितना पैसा बढ़ गया, ब्याज कितना बढ़ गया, यहाँ पर घटा दीजिए, यहाँ पर 0.8, यहाँ पर 1। 2 साल में 180 रुपये बढ़ गया है। 180 रुपये बढ़कर 2 साल में कितना पैसा बढ़ा है, 2 साल में आप कहेंगे सर 180 रुपये बढ़ा है, तो 2 साल में 180 रुपया बढ़कर कितना हो गया है, 900 रुपये हो गया है, 900 हो गया। इसका मतलब 180 अगर घटा देंगे तो मूलधन पता चल जाएगा, 180 घटा देंगे तो मूलधन पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप 180 घटाइए, 180 घटाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 और 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, और यहाँ से दोस्तों 8 में से 1 गया तो बचेगा 7, यानी मूलधन क्या है, 720 है। साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हैं, SI बराबर PRT बटे 100 होता है। यहाँ लिख देते हैं SI बराबर PRT बटे 100, ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। साधारण ब्याज है कितना, 180 है, 180। मूलधन क्या है, 720 है। दर क्या है, वही निकालना है। समय क्या है, 2 साल, समय क्या है 2 साल बटे 100 हो जाएगा। यहाँ से भैया आप काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 18 चौक 72, 4 बार में यहाँ से कैंसिल, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 बार में कैंसिल। तो ये हो जाएगा दोस्तों R बराबर हो जाएगा 25 बटे 2। R बराबर क्या हो जाएगा, 25 बटे 2, 25 बटे 2, यानी जब 25 में भाग देंगे तो 12.5% आएगा। कितना आएगा, 12.5%, 12.5% ब्याज का दर हो जाएगा दोस्त, 12.5%। क्लियर है, 12.5% इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ पर बताएंगे आप सभी दोस्त, सवाल को समझकर बताइए, क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको समझने में? कहीं अगर दिक्कत है दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं, और हाँ अगर आपको कोई भी सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलेंगे आगे हम लोग और अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर हम लोग 12वां पर आ गए हैं दोस्तों। 11 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी तक, और आप लोगों का जो रिस्पांस है दोस्तों, आप लोगों का जो प्यार है बहुत ही अच्छा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है दोस्तों, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यही आपसे निवेदन विनती करूंगा कि आपका जो प्यार है दोस्त लास्ट तक बनाए रखिएगा, और यकीन मानिए दोस्तों मैं ऐसा यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ऐसे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जिससे आपके सफलता में कोई बाधा ना आए। तो इसलिए जब मैं आप लोगों की इतना कर रहा हूँ तो आप लोगों का थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी मेरे लिए कुछ करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, अधिक से अधिक साथियों को हमारे परिवार के साथ, ये आपका परिवार है, मेरा केवल परिवार नहीं है, ये परिवार आपका है दोस्तों, और इस परिवार का हिस्सा बनाइए, आप खुद बनिए दोस्तों, साथ मिलकर चलेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। हाँ जी भैया, देखेंगे यहाँ बोला गया है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। क्या है, अम्ल है और पानी है, वाटर, किस अनुपात में है सर? यहाँ पर 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है। कहा गया है यदि इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो जाता है, 5:6। 12 लीटर क्या मिला रहे हैं हम, पानी मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं 12 लीटर, 12 लीटर इसमें पानी मिला रहे हैं, तो जो इसका अनुपात है वह 5:6 हो जा रहा है। ठीक है सर, 5:6 हो जा रहा है। अब जरा आप बताएंगे एक चीज़ दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि जिसको हम मिलाते हैं उसका अनुपात बदलेगा, जिसको हम नहीं मिलाते हैं उसका अनुपात कभी नहीं बदलेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले भी अम्ल क्या था दोस्त, पहले भी अम्ल 5 था, अब पर भी अम्ल 5 है, तो ये बदलना नहीं चाहिए था, जो कि नहीं बदला है। बदलेगा कौन, पानी।
पानी पहले 3 अनुपात था, अब 6 अनुपात हो गया। ठीक है, तो बदलेगा क्योंकि इसमें पानी मिलाया गया है। आपसे लास्ट में पूछा गया है मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों, अनुपात क्या था 3, हो गया कितना 6, कितना बढ़ गया 3 अनुपात बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने इसमें 12 लीटर पानी मिलाया है, तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 12। ये 3 अनुपात कहाँ से आया? ये 3 अनुपात बढ़ा है जो वो हमने लिखा है, 3 से 6 हुआ है, तो 3 अनुपात बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमने 12 लीटर पानी मिलाया है, तो 3 अनुपात का मान 12 हो जाएगा। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 अनुपात का मान 4 हो जाएगा। पूछा गया है आपसे मिश्रण में अम्ल की मात्रा, अम्ल कितना है 5 लीटर, तो 5 से गुना कर देंगे, 5 चौको 20 लीटर। ठीक है, इसमें अम्ल कितने हैं दोस्त? तो अम्ल है यहाँ पर सर 20 लीटर। ठीक है, अम्ल कितना है? तो अम्ल 20 लीटर है। कोई दिक्कत यहाँ पर? समझ में आ गया? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे और आराम से पढ़ के इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि रमन और राजू ने 5500 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। ठीक है, रमन अकेले उस काम को 5 दिनों में कर सकता है और राजू अकेले उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें मिलने वाली राशि में क्या अंतर होगा। देखिए दोस्तों, ये काम और समय का प्रश्न है और ये जो है ठेका वाला प्रश्न होता है, जो यहाँ पर पैसा वितरण करते हैं वाला प्रश्न है। तो इसको हल कैसे करते हैं? सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारे पास टोटल काम कितने हैं। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे? 2 यहाँ पर लोग हैं, एक रमन है और एक है दोस्तों राजू। ठीक है, एक रमन है और एक राजू है। रमन काम करता है 5 दिन में। ठीक, रमन काम कर सकता है 5 दिन में, लेकिन राजू दोस्त वही काम 6 दिन में कर सकता है। तो 5 और 6 का जो लघुत्तम आएगा वही क्या हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा। ठीक, तो दोनों का लॉस निकालेंगे, 30 हो जाएगा यहाँ पर। 5 छक 30, 6 पंजे 30। देखिए कभी भी पैसा बढ़ता है तो उनकी क्षमता के अनुसार बढ़ता है। जितना जिसका क्षमता रहेगा उतना पैसा पाएगा। रमन की क्षमता क्या आ गई यहाँ पर देखेंगे, रमन की क्षमता 6 है, लेकिन राजू की क्षमता क्या है 5 है। ठीक, तो इनकी क्षमता के अनुसार पैसा बंटेगा। टोटल पैसा कितना है? 5500 रुपये है। टोटल क्षमता इनका कितना है? तो 5 + 6 करेंगे तो 11। तो 11 का मान दोस्त यहाँ से हो जाएगा 5500। 11 का मान 5500, तो 1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 500। 1 अनुपात का मान 500 हो जाएगा। आपसे लास्ट में पूछा है यहाँ पर कि उन्हें मिलने वाली राशि में क्या अंतर है। तो भैया राशि में कितना अंतर है? 5 और 6 का अंतर कितना है? 1 का। यानी 1 अनुपात का मान आपसे पूछना चाहता है, तो 1 अनुपात का मान आया भी कितना है 500 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने प्रश्न नंबर यहाँ पर है दोस्तों 14। 14वां जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग करके बताएंगे क्या इसका उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, तो एक बार पढ़ेंगे सब लोग। देखिए क्या कहा गया इस सवाल में। इसमें कहा गया है कि 8 दोस्तों के एक समूह का औसत भार 70 किलोग्राम है। ठीक है भाई, औसत भार क्या है दोस्त? 70 किलोग्राम है। 70 किलोग्राम औसत भार है। ठीक, यदि 70 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो नया औसत भार में क्या होगा? बात समझिएगा दोस्त, क्या बोला गया है कि 8 दोस्तों का एक समूह है जिसका औसत भार क्या है 70 किलोग्राम है। यदि 70 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो नया औसत भार क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। एक बात जरा समझिए, औसत मतलब क्या होता है कि सभी के औसत भार समान है। यहाँ पर औसत भार 70 है, इसका मतलब हर एक व्यक्ति का औसत भार, हर एक व्यक्ति का जो औसत वजन जो है 70 किलोग्राम है।
हर एक व्यक्ति का वजन क्या है, भार क्या है, 70 किलोग्राम है। अब कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति और इसमें आता है जिसका वजन जो है 70 किलोग्राम है, तो औसत भार क्या हो जाएगा। भैया देखिए, जितना औसत वजन था उतना ही औसत वजन का व्यक्ति शामिल हुआ है, औसत भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए नया जो औसत वजन होगा वो भी 70 किलोग्राम ही होगा। क्लियर, वो भी क्या होगा, 70 किलोग्राम ही होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होगा, तो देखिए कैसे होगा। देखिए यहां पर बोला गया ना 8 दोस्तों का एक समूह है जिसका औसत भार 70 किलोग्राम है, तो 8 व्यक्तियों का भार, टोटल भार कितना हो जाएगा, टोटल भार ये हो जाएगा 8 गुना 70, बोलिए होगा नहीं होगा, 70 यानी 8 7 56 560 हो जाएगा। ठीक है, 8 व्यक्तियों का। एक व्यक्ति इसमें और आता है जिसका वजन क्या है, 560 है, 70 किलोग्राम है, 70 किलोग्राम। ठीक है, तो अब इनका जो भार होगा टोटल वो क्या हो जाएगा, 0 और 7 6 13 के 3 हासिल का 1 और यहां से क्या हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा। ये कितने व्यक्तियों का औसत भार, ये कितने व्यक्तियों का टोटल भार है सर, 8 तो थे, एक और आया, ये 9 व्यक्तियों का है। कितने का है, 9 का है। तो अब हर एक व्यक्ति का औसत वजन क्या हो जाएगा, 9 से भाग कर देंगे, 9 7 63 70 ही आएगा। ठीक है, तो अगर जितना औसत वजन है उसी औसत वजन के बराबर ही नया व्यक्ति शामिल होता है या नया व्यक्ति बाहर जाता है तो उसके औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो औसत पहले था वही औसत अभी भी होगा। बात समझ पाए दोस्तों, तो 70 पहले था, 70 अभी भी होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। औसत का सवाल था दोस्तों, बहुत सिंपल सा प्रश्न था। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने लेते हैं। 15वां प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, इसका आप सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। आंसर करके बताएंगे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा। कहा गया है कि अमर, अकरम और वैभव मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमर है, अकरम है और वैभव है। देखिए अमर है, एम लिखते हैं अमर के लिए, अकरम के लिए एके लिख देते हैं, एके। ठीक है, और वैभव है तो इसको लिए बी लिख देते हैं। ये तीनों लोग मिलकर एक काम को करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। यदि अमर अकरम से 3 गुना तेज काम कर सकता है और अकरम वैभव से 2 गुना तेज काम कर सकता है। देखिए दोस्त यहां पर अमर, अकरम, वैभव कहा गया है कि यदि अमर अकरम से 3 गुना तेज काम करता है, अमर जो है अकरम से 3 गुना, अगर अकरम का क्षमता 1 है तो अमर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, और अकरम वैभव से 2 गुना, अकरम जो है वैभव से 2 गुना, वैभव का क्षमता 1 तो ये 2 काम करेगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा 1, यहां पर 2 हो जाएगा, 6 2 1। इनकी क्षमता का अनुपात आ गया यहां पर, ही क्षमता का अनुपात यहां पर आ गया। तो कहा है भैया इसमें कि वैभव अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए टोटल काम है कितना, तीनों जब मिलके काम करेंगे तो 20 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा भैया, 20 दिन में काम कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। तो सभी का क्षमता जुट जाएगा, 6 2 8 1 9 की क्षमता से 20 दिन में काम हो रहा है। इसका मतलब कितना है, 180 काम है, टोटल 180 काम है। अगर यही 180 काम अगर कौन करेगा, वैभव का क्षमता क्या है दोस्त, 1 है। वैभव का क्षमता क्या है, 1। 180 काम अगर वैभव करेगा 1 की क्षमता से तो कितना दिन लगा देगा, आप कहेंगे सर 180 दिन लगा देगा। बात समझ पाए दोस्तों, 180 दिन में काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ गया टकाटक। चलिए आगे चलते हैं सर। अगला जो प्रश्न लेते हैं आपके स्क्रीन पर वह प्रश्न नंबर 16वां है और रेलगाड़ी वाले प्रश्न है दोस्तों। रेलगाड़ी के प्रश्न बहुत ही फेमस प्रश्न होते हैं आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनको आप बेहतरीन तरीके से देख कर जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे साथियों। अभी आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं तो अब यहाँ पर ध्यान केंद्रित करिए। देखिए कहा गया इसमें
दो रेलगाड़ियां एक ही चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। कंडीशन समझने की बात है दोस्त। जब विपरीत दिशा में चलेंगी, भाई एक गाड़ी इधर चल रही है, एक गाड़ी इधर चल रही है, जब भी विपरीत दिशा का नाम लेगा तो उस कंडीशन में दोनों की चाल जुटती है। क्या होती है? चाल जुटती है। तो इसका सापेक्षित चाल क्या हो जाएगा? प्लस करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझिए। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 255 मीटर और वे एक दूसरे को 17 सेकंड में पार करती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है दोस्तों? हर एक रेलगाड़ी की क्या बताना है? चाल बताना है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है सर? यहाँ पर 255 मीटर है। आप जानते हैं भैया कि जो दूरी होता है, स्पीड गुना क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, दूरी क्या हो जाएगा भाई? एक ट्रेन की लंबाई 255 है, दो ट्रेनें हैं तो दोनों ट्रेनें की लंबाई जुटेगी, वही दूरी हो जाएगा। तो 255 क्या हो जाएगा? 2 5 10, 2 5 10 1 11, 2 दूनी 4 1 510। यही होगा भाई। इसमें 2 से गुना कर देंगे 255 में, तो 2 5 10, 2 5 10 1 11 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 510 हो जाएगा टोटल दूरी। स्पीड क्या होगा? स्पीड जुटता है। ठीक है भाई, स्पीड क्या होगा? जुटेगा। अगर एक तरफ का स्पीड यस है, एक गाड़ी का स्पीड यस है, क्योंकि यहां पर बोला गया है प्रत्येक विपरीत दिशा में चल रही है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतना मीटर है, एक दूसरे को 17 सेकंड में पार करती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल भी क्या है दोस्त? समान है। चाल क्या है? समान है। अगर एक गाड़ी की चाल जो है यस है, दूसरा का भी यस है, तो टोटल चाल क्या हो जाएगा? जुटेगा। ये हो जाएगा 2s। 2s मान लेते हैं। समय कितना लग रहा है? 17 सेकेंड। 17 3 51, क्या हो जाएगा? 30। 2 से काटेंगे, 15 बार में कैंसिल। तो यस का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? यस का मान आ जाएगा 15। ठीक है, 15 से मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। यानी हर एक रेलगाड़ी की जो स्पीड है दोस्तों वह 15 मीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ पाए आप लोग? बताइए सर, क्या आप लोग बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बताइए। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं। जो भी दिक्कत होती है साथियों आप लोग शेयर करिए। ठीक है भाई, आगे चलें हम लोग। चलिए आगे चलते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 17। 17वां जो प्रश्न है दोस्तों वह आपके सामने ले लिया गया है और इसका आंसर करके बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए, एक परिवार में 9 बेटों की औसत आयु 13 वर्ष है। एक परिवार है जिसमें 9 बेटे हैं और उनकी जो औसत आयु है 13 साल है। मतलब हर एक बेटे की उम्र कितना है? 13 वर्ष है। क्लियर? माता पिता और बेटों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि माता पिता से 9 वर्ष छोटी हैं तो पिता की आयु कितनी है दोस्तों? पिता की आयु आपसे पूछा गया है। चीजों को ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां पर एक परिवार में 9 बेटे जिनकी औसत आयु क्या है? 13 साल है। तो इनका सम क्या हो जाएगा? सम क्या हो जाएगा भाई? 9 गुना 13, तो 13 9 117। इनका सम क्या हो जाएगा? 117 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि माता पिता और बेटों की औसत आयु। भाई 9 बेटे हैं, एक माता एक पिता, कितने हो गए टोटल? 9 2 11 हो गए। तो इनका जो सम होगा, S2 मान लेते हैं इसको S1, इसको S2 मान लेते हैं। इनका जो सम हो जाएगा, अभी कितने यहाँ पर व्यक्ति हो गए? 11 व्यक्ति हो गए। औसत कितना है यहाँ पर? 20 है। तो इनका जो सम हो जाएगा दोस्त वह हो जाएगा कितना? 11 दूना 22, 220 हो जाएगा। 220 हो गया। क्लियर? चलिए भाई, अगर हम 220 में से 117 घटाते हैं, 220 में से अगर हम 117 घटा देते हैं तो यहां पर निकल जाएगा क्या चीज? माता पिता की औसत आयु। ठीक है, माता पिता की आयु का योग निकल जाएगा यहां से। तो घटाइए यहां पर, यहां से क्या हो जाएगा? 3 और 11, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 103 आ रहा है दोस्तों। माता पिता की जो योग है, उम्र का योग है 103 है। ठीक है,
यदि कहा कि माता पिता से 3 वर्ष छोटी हैं, माता पिता दोनों का उम्र क्या है भैया, यहां से दोनों का उम्र 103 वर्ष है, 103 वर्ष टोटल मिलाकर, ठीक है। माता पिता से 9 साल छोटी हैं, ठीक। मदर जो है वो फादर से 9 साल छोटी हैं, यानी हम यहां से कह सकते हैं सर कि एम के जगह या एफ के जगह ऐसे आप कर सकते हैं, यहां से आप यहां से कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए यहां आप कह दीजिए कि फादर का अगर निकालना है तो एम प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि माता 9 साल छोटी हैं तो पिता माता से 9 साल बड़ा होंगे, ठीक है। तो आप एफ के जगह लिख सकते हैं एम प्लस 9, ठीक है। या तो आप एम के जगह लिख सकते हैं एफ माइनस 9, तो पिता का निकालना है तो आप एम बराबर लिख सकते हैं एफ माइनस 9, एम के जगह आप लिख दीजिए एफ माइनस का 9, ठीक है। यहां से कर दीजिए आप एफ माइनस का 9 कर दीजिए, और प्लस इधर तो एफ है, अब बराबर 103 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। यहां से हो जाएगा 2f, और ये जो 9 है इधर जाके जुटेगा, 9 3 12 यानी 112 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12, एफ का मान आ जाएगा साथियों 56 वर्ष। क्या हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। पिता की जो उम्र है वह 56 वर्ष है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 56 साल दोस्तों, 56 साल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आप इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ से आपको आसान हो जाएगा निकालना, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर दोस्तों 18वां आपके स्क्रीन पर है। क्या होगा इसका आंसर बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका उत्तर बताने से पहले अगर मैं आपसे कहूं कि जरा इसका आंसर बताइए, 15 गुणे 3, अगर आप इसको 5 से भाग दीजिएगा, अगर आप 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अगर आप 15 गुणे 3 को जब 5 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो रिमाइंडर क्या बचेगा बताइए। देखिए अगर 15 गुणे 3 को जब भाग देते हैं 5 से तो 5 से 15 कट ही जाएगा। जब पूरा कट रहा है तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा, ठीक है। अगर पूरा कट रहा है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक। लेकिन अगर पूरा नहीं करता है तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा गया है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 31 गुना 32 गुना 33। अगर का 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? देखिए दोस्त, 5 से भाग देंगे, यहाँ पर शेषफल 1 बचेगा, यहाँ पर गुना का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 एकम 6, 6 को फिर से 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, एक बार भाग जाएगा और शेषफल क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या शेषफल बचेगा दोस्तों, 1 शेषफल बचेगा, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये जो प्रश्न है यह अशांत दशमलव वाला प्रश्न है। इसको हम बार वाला प्रश्न बोलते हैं। यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, दशमलव जैसे दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत एक अशांत। जब शांत दशमलव की बात करते हैं, जहाँ पर भाग देते जाए या कट जाए शांत हो जाए, उसको शांत बोलते हैं। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग होता है। तो रिपीटिंग मतलब होता है एक निश्चित संख्या को बार बार रिपीट करता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 0.1212122। अब यहाँ से आप देख रहे हैं एक यहाँ पर 12 जो संख्या है यह बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम लोग रिपीटिंग दशमलव बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। लेकिन एक होता है जैसे हम कहते हैं 0.10100100100 1 फिर 4 0, ऐसे दोस्त होता है ऐसे, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई पार्टिकुलर संख्या को रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अगर जब संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम लोग शॉर्टकट में लिखने के लिए लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.12 लिखेंगे, इस पे बार लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ जिस संख्या पे बार होता है वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब वही प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसको हल कैसे करते हैं इस चीज को सीखना है। देखिए यहां पर क्या है दोस्त, यहां पर 0.427। अब यहां देखेंगे आप 2 और 7 पर क्या है दोस्त, बार है। ठीक है, तो इसको हल कैसे करना है, देखिए आप पूरा यहां पर लिखेंगे 427 लिख दिए, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, यहां से 4 क्या कर देंगे, घटा देंगे दोस्तों, यहां से 4 क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर क्या करेंगे आप, नीचे हर में क्या लिखना है, जितनी संख्या पे बार उतना 9, 2 संख्या पे बार है 2 ठी 9 लिख देंगे, जितनी संख्या पे बार नहीं है उतना 0, 1 संख्या पे बार नहीं है 1 ठो 0 कर देंगे। घटाइए यहां से क्या हो जाएगा, 423 बटे में 990, 423 बटे 990। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। बस इतना ही करना था आपको। ठीक है, चलिए अगर ये सवाल आप समझ गए हैं दोस्त तो आप इसका आंसर करके बताएंगे क्या होगा। यहां पर नोट कर लेंगे आप लोग भाई, 0.67 पर बार, केवल 7 पर बार है। एक सवाल इसको नोट करेंगे और एक सवाल और नोट करिए यहां से, 0.875 यहां पर तीनों पर बार है। ये 2 सवाल है, आप लोग इसे हल करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20वां प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर करिए, बताइए क्या होगा, सही जवाब दीजिए दोस्तों। देखिए इसमें कहा गया है कि 2 अभ्यर्थियों यम और एन के अंक 10 संबंधी 11 के अनुपात में हैं। यदि यम के अंक 200 हैं तो एन के अंक बताइए। अब भाई आपसे क्या पूछा गया है, एन का अंक कितना होगा। अब एन का अनुपात क्या है, 11, तो 11 का गुना करेंगे मतलब वो संख्या 11 से कटेगी, तो जो संख्या 11 से कट गई वही इसका आंसर है। तो ये तो नहीं कटेगा, पहला विकल्प नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, कटेगा कौन, चौथा विकल्प। ठीक, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो देखिए कैसे लगाना है। यम का अंक क्या है दोस्त, यम का अंक है 200, यम का अनुपात क्या है 10, 10 का मान यहां पर क्या है दोस्त 200 है, 10 का अनुपात क्या है 200, 1 का अनुपात क्या हो जाएगा 20, कट जाएगा यहां से, 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, तो 11 का मान क्या हो जाएगा 11 गुना 20, 11 गुना 20, 11 दूना 22, 220। ठीक, इस प्रकार से हल भी कर सकते हैं। बाकी आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको देखना है कौन सा विकल्प 11 से कट रहा है। समझ में आया दोस्तों। चलिए, तो ये 20 प्रश्न थे आज के सेट का। अब इन 20 प्रश्नों में से आप खुद से कितने प्रश्न बना पाए हैं अब कमेंट करके बताइए। और लेते हैं कल का जो सवाल हमने दिया था, यहां पर आपके सामने ले रहे हैं, और ये भी बताइए कितने लोग इसका जवाब दिए थे, मतलब इसको कितने लोग हल किए थे। देखिए दोस्तों, जो सवाल हम देते हैं आप लोगों को लगाने के लिए, प्रयास करिए कि वह सवाल आप बनाएं खुद से, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और मेहनत करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया था कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। देखिए दोस्त, अम्ल है और क्या है, पानी है। इसका अनुपात की बात करते हैं तो 7:4 अनुपात में है। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें 2 लीटर पानी मिलाया गया
पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं दोस्तों, कितना लीटर? 2 लीटर। तो अनुपात बदल जाता है दोस्त, यहाँ पर 7/5 हो जाता है। क्लियर? 7/5 हो जाता है। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी आप अनुपात में जिसको मिलाएंगे दोस्त उसी का अनुपात बदलेगा। जिसको आप नहीं मिला रहे हैं, जिसको आप छेड़ नहीं रहे हैं, तो उसका अनुपात नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, गौर करेंगे, पानी हम मिला रहे हैं तो पानी का अनुपात बदलेगा, लेकिन अम्ल का अनुपात नहीं बदलना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्त, नहीं बदला है। ठीक, अगर बदल जाता तो उसको हम बराबर करते, वो बात की बात है। यहाँ पर नहीं बदला है, तो नहीं बदला है तो अच्छी बात है। देखिए हुआ क्या पूछा है? मिश्रण में अम्ल की मात्रा, यानी हमें अम्ल की मात्रा बताना है। कुल मिला जुलाकर हमें 7 अनुपात का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए भाई, पहले 4 अनुपात था पानी, अब हो गया कितना? 5 अनुपात। कितने की वृद्धि हुई? 1 अनुपात का। क्यों वृद्धि हुआ? क्योंकि 2 लीटर पानी डाला गया है। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 2। तो 7 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 7 गुना 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 लीटर। 14 लीटर यहाँ पर क्या था? यहाँ पर दोस्तों 14 लीटर था अम्ल। ठीक है, 14 लीटर इसका यहाँ पर अम्ल था। चौथा विकल्प इसका सही था। आप लोगों ने क्या आंसर निकाला था? आप लोग मिला लीजिए कि आपने जो आंसर दिया था, आपने लगाए थे, आप लोग जो आंसर लाए थे, क्या वह सही था गलत था, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ पर दोस्तों। चलिए, अब आज के लिए हम आपको प्रश्न देते हैं, इसका जवाब आप लोग हमें बताइएगा कि कौन सा विकल्प इसका सही आंसर है। ठीक है, लगाइए, प्रयास करिए, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न दोस्तों हम लिए हैं, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है भाई, और वीडियो कैसा लगा है? अच्छा है? सवाल समझ में आया है कि नहीं आया है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर समझ में आया है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि एक परिवार का हिस्सा सब लोग बन सके दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।